Welcome to your friendly doctors. डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। जो आई के पास में एक हमारे सेंसर लगा होता है, एक लीड लगी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्लीप में हमारी आई मूवमेंट कब होता है, जिससे हम लोग रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। जो स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस हैं वो दो में डिवाइड होती है, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट। किस समय हमारी जिस समय रैपिड आई मूवमेंट होती है वो डीप स्लीप में होती है, जिन्हें हम लोग रैम स्लीप कहते हैं। उसमें आंखों की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी 20 टाइम्स 30 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। उस समय हम ड्रीम करते हैं, बॉडी की पेरिफेरल मसल्स, हाथ और पैर की मसल्स पैरालाइज हो जाती है, वो मूव नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पता करा, उनको सेंट्रल एपनिया है कि नहीं है, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया है कि नहीं है, स्लीप की स्टेज में जा कर के उनको रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद में जो हमने आपको पहले भी बताया, जिस समय एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सेंट्रल एपनिया में आपके चेस्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस समय हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रहे हैं। अमूमन हमारे हेल्दी कंडीशन में हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन 95-96 रहता है। स्लीप जैसे जैसे नींद जाती है तो अमूमन हेल्दी कंडीशन में भी 1 या 2 आपका डिग्री आपके ऑक्सीजन गिरता है, लेकिन 96 से 94-95 आ जाता है, लेकिन 90 से नीचे नहीं जाता है। जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है या एपनिया की संबंधित स्लीप से संबंधित बीमारी होती है, वो ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 में चला जाता है, 70 में जाता है, और कुछ लोगों में 30 और 40 टाइम्स चला जाता है, 40% हो जाता है, एकदम से ऑक्सीजन गिर जाती है। पॉलीसोनोग्राफी स्लीप स्टडी में पेशेंट को किस तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, सेंट्रल स्लीप एपनिया है, हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना हो रहा है, हार्ट की यहाँ पे एक पल्स रेट देखते हैं, उसमें देखते हैं हमारी पल्स रेट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें कंडक्शन डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपकी पल्स रेट, हार्ट रेट एकदम से बढ़ करके 200, 150, 250, 300 तक जा करके एकदम से 30 और 40 भी आ सकती है, यानी कि उसमें फ्लैक्चुएशन होता है हार्ट रेट में, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताई है, सर के ऊपर कुछ लीड लगी रहती है, जिससे कि हम लोग EEG जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है उनको मेज़र करते हैं। उसके द्वारा हम लोग जैसे डिफरेंट स्लीप की स्टेजेस को पता करते हैं, N1 है, N2 है, N3 है, कि रैम स्लीप है, डीप स्लीप हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे पहले हमारी कितनी बार नींद रुकती है, कितनी बार दिमाग सोने में जाता है। और ये मशीन ये भी चेक करती है कि आपने कितने बजे लाइट बंद करी, एक्चुअली पेशेंट कितने देर तक करवट लेता रहा, कितने बजे वो सोने गया, किस समय आपने लाइट ऑन करी, और डिफरेंट डीप स्लीप हुई कि नहीं हुई, और उसमें किस तरह की प्रॉब्लम हुई। दूसरे दिन जो हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं, वो हम लोगों को अब हमें मालूम है कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, सेंट्रल स्लीप एपनिया है, ऑक्सीजन कितनी बार गिर रही है, AHI कितनी बार उसका 1 घंटे में सांस की नली बंद हो रही है, वो ठीक हो सकती है कि नहीं ठीक हो सकती। उसके लिए हम लोग एक ऑटो CPAP या बाईपैप का मशीन का उपयोग करते हैं, नाक और मुँह को कवर करते हुए लगा देते हैं। उस मशीन में एक छोटा सा कंप्यूटर लगा होता है, वो देखता है कि आपकी सांस की नली कितने प्रेशर पे बंद हो रही है, उस प्रेशर को मेज़र करता है, वायुमंडल से उतनी एयर खींच करके आपकी एयरवेज में आपकी जो सांस की नली में है उसको वो पुश करता है, जिससे सांस की नली खुली रखती है। यानी कि 1 घंटे नेक्स्ट डे जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें हमें मालूम पड़ जाता है कि अगर उस पेशेंट की 60 बार या 70 बार सांस रुक रही है, वो घटकर क्या 5 या 10 बार आ रही है कि नहीं आ रही है, उसकी स्लीप की साइकिल जो कि ख़राब हो गई है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह हम लोग उसको पॉलीसोनोग्राफी और टाइट्रेशन करके पेशेंट की बीमारी कौन सी है, कितनी स्लीप हो रही है, ऑक्सीजन के बारे में, ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में पता लगा सकते हैं, और कितना वो इम्प्रूव कर सकता है इसको भी हम लोग पता कर सकते हैं।